हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो विज्ञान के, साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं टॉपिक में से एक लाइट यानी प्रकाश के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें से आपको हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए आने वाली हर वीडियो की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, दर्पण के प्रकार, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के प्रकार, अपवर्तन गुणांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप क्या है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर होगी फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा। जनरल अवेयरनेस की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी से लेके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आपको इतनी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और वो आरआरबी के लिए नहीं, सारे एग्जामिनेशंस के लिए आप बिल्कुल पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए लाइट क्या है, बताइए लाइट क्या है। सपोज करिए लाइट क्या है, आप जब धूप में खड़े होकर देखिए तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी। आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, है ना। तो प्रकाश क्या है, लाइट, प्रकाश एक ऊर्जा का ही एक रूप है। और देखिए जो लाइट होती है फ्रेंड्स, कभी एग्जाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में बारे में, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, दोनों आपस में साथ साथ इसकी चलती रहती है 90 डिग्री पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो प्रोपोगेशन के लिए प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे साउंड होता है ना, साउंड को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ध्यान रखिएगा। एयर वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट यही होती है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे जैसे आप मीडियम में जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, बताएंगे आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हमें दिखता क्यों है, हमें आखिर कोई भी चीज़ दिखती क्यों है। हाँ, आप मेरे सामने आ जाए तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। देखिए, होता यह है, जिसको भी हम देखना चाहते हैं बेसिकली होता यह है कि वहाँ से लाइट हमारे आँखों में आती है। जैसे हमें सूरज को देखना है तो देखिए सूरज से डायरेक्ट जो रोशनी है, रेज है, वो हमारे आंखों में आ रही है, तो इसलिए हमें सूरज दिख रहा है। सपोज करिए हमें इस बॉल को देखना है, तो बॉल की इसकी खुद की तो लाइट है नहीं, तो बॉल तो यहाँ से आएगी नहीं, तो होगा क्या सूरज से लाइट बॉल पे आई और बॉल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई, तो इस वजह से हमें बॉल दिख रहा है। तो बॉल की खुद की एनर्जी लाइट नहीं है, वो सूरज से लाइट आके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिसकी खुद की लाइट रहती है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्तों बताइए, मून क्या है, मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। मून है नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि मून जो चंद्रमा होता है उसकी भी कोई खुद की लाइट नहीं होती, वो सूरज से ही लाइट आती है मून पे, और मून से फिर हमारी आंखों में आती है, इसी वजह से हमें मून दिखता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने बताया कब कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो इन्होंने बताया था प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, यूक्लिड ने। लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था वो किसने दिया था, अरबी वैज्ञानिक अलहजान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अरबी वैज्ञानिक अलहजान द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, ये सपोज करिए कोई मिरर है, ठीक, कोई लाइट आई, जो लाइट आती है ना उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसे, इंसिडेंट रे। और आने के बाद वो टकरा के वापस चली जाती है किसी एंगल पे, तो जो लाइट वापस जाती है उसे बोलते हैं सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है, आवाज़ सही नहीं है। तो जो रे वापस जाती है ना फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और जो मिरर के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल, इसे बोलेंगे हम नॉर्मल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है कि लाइट जब आती है तो कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
और ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल बोलता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना आप बस समझिए अभी फिलहाल, ठीक है। तो समझ गए ना रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए पिक्चर समझिए, आपको आपके एग्जाम में जनरल साइंस आएगा, आपके एग्जाम में जनरल साइंस आएगा, जनरल साइंस, उसमें आपको मैं जो रटाना नहीं है वो क्या समझाना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है, क्या समझिए। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं दिखाया है आपको, ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब जैसे आपकी कोई दीवार होती है ना, वो एक प्लेन होती है। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टर और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताया था ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच का एंगल, वो दोनों बराबर होते हैं, मतलब I इज इक्वल टू R। ये था दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो देखिए आपका इमेज कैसे बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हैं ऑब्जेक्ट ना आपकी, देखिए कैसे आपकी इमेज बन रही है। जितनी आपकी ऑब्जेक्ट से दूरी होती है वो इतनी ही आपकी इमेज से दूरी होती है। ये देख रहे हैं, जितनी आपकी ऑब्जेक्ट से दूरी है उतनी ही आपकी इमेज से दूरी है। सॉरी, जितनी आपकी मिरर की ऑब्जेक्ट की दूरी है उतनी ही मिरर से इमेज की दूरी है। आप कभी गौर कर रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने दिखा रहा हूँ इसे सिंपल तरीके से एनिमेशन से, कि जब आप कभी गौर कर रहे होंगे कि जब आपकी आंखें, जैसे मान लो कि आप कोई आपको दोस्त शीशे के सामने खड़ा है तो आप साइड से भी उसको देख लेते हो, वो इसी वजह से देख लेते हो। देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ये आप देख लेते हो, उसे यहाँ पर देखते हो पीछे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सॉरी, तो फ्रेंड्स देखिए अभी लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आपने कभी गौर करोगे जब मिरर में आपके सामने आप खड़े होते हैं तो अपना दायां हाथ जब खड़ा करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा मिरर में बायां हाथ खड़ा है। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो आपकी राइट चीज़ होती है वो आपकी लेफ्ट हो जाती है, और जो लेफ्ट चीज़ होती है वो राइट हो जाती है। जैसे एक एम्बुलेंस देखा होगा आपने, एम्बुलेंस को जब मिरर के सामने रखेंगे तो देखिए एम्बुलेंस ऐसा होता है, मतलब कि राइट जो सबसे लेफ्ट में था वो क्या बन गया, सबसे राइट में बन गया। अब ऊपर की चीज नीचे ऐसा नहीं, ये चेंज नहीं होता है, केवल लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, ध्यान रखिए, उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स टाइप ऑफ मिरर, मिरर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ओके फ्रेंड्स, जो अभी मैंने इमेज बताई थी ना आपकी, जैसे आपकी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अंदर की जो है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इस तरफ होता है, यूं, मतलब जो लाइट आएगी वो इधर आएगी, इधर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लो ऐसे आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो उसकी आउटर सरफेस में जो है पॉलिश होती है, और जो अंदर का सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब जो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी वो इस तरफ होगी। आप एक चीज गौर करिएगा फ्रेंड्स, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जब लाइट आती है ना तो डाइवर्ज करती है, ये भागती है दूर, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है ना फ्रेंड्स, उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि देखिए लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है आपस में। कभी गौर करेंगे आप तो लाइट क्या होती है, वो कन्वर्ज होती है आपस में, ठीक है। ऐसे क्या होती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो जो लाइट क्या होती है, ऐसे कन्वर्ज होती है। जो कन्वर्जिंग मिरर कैसे बोलते हैं, कनकेव मिरर को, और डाइवर्जिंग मिरर कैसे बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखाए हैं। देखिए जैसे ये स्फेरिकल मिरर है सपोज करिए, तो ये जो मिरर है मान लो, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ये होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी एक स्फेयर का ही भाग होता है, किसी सर्कल का ही भाग होता है। ये देखिए, तो जो उस सर्कल का सेंटर होता है ना, वही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मिरर का जो बीच का पोर्शन होता है उसे पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे पोल, पी फॉर पोल, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए आज भी लिखा हुआ है, और इसे बोलते हैं हम लोग पोल, बीच के पोर्शन क्या बोलते हैं, पोल। और देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस होती है ना फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नोट करते जाइएगा आप लोग। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ती है ना, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए फ्रेंड्स, फोकस किसे बोलते हैं? सपोज कर लीजिए, मैं बताता हूँ आपको फोकस क्या होता है। फोकस होता क्या है बेसिकली, पहले जानिए। जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर है, तो लाइट जब आती है, जो कोई पैरेलल लाइट आती है ना, सपोज करिए कोई पैरेलल लाइट दूर से आ रही है, तो वो हमेशा कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसे ही बोलते हैं फोकस। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसे बोलते हैं फोकस। मतलब एक बात है, जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए कनकेव मिरर है, तो लाइट जब आती है, ये प्रिंसिपल है, तो लाइट जब पहले लाइट जब आती है तो एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है। तो जो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फोकस। ओके फ्रेंड्स, और एक रिलेशन ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा मिला के पोल से यहाँ दूरी और यहाँ से बीच में इसको देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, फोकस और पोल के बीच जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से शो करते हैं, इसे स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो एक रिलेशन ध्यान रखिएगा, आप ये देख रहे होंगे कि फोकल लेंथ जो है वो आर के आधी है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज करो 20 है, तो फोकल लेंथ कितना जाएगा? 10। सब में आना फ्रेंड्स? ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दिखाया कैसे कैसे। ये एक्सिस हो गया, देखिए लीजिए आप, ये एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दिख गया ना फ्रेंड्स? चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, मैंने दिखाया, देखिए आप ये देख रहे हैं आप। इसमें एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहली जो लाइट होती है वो आप सीधे ला जाके फोकस से ले जाएंगे और दूसरी लाइट को फोकस से ले जाके फिर ऐसे पैरेलल ले जाएंगे। तो जहाँ पे टकराती है, दोनों मिलती है, उससे वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो आप ऐसे अपने आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, पहली लाइट जो होगी उसे सीधा पैरेलल ले जाके फोकस से ले जाइए और दूसरी लाइट को फोकस से ले जाके पैरेलल ले जाइए। तो जहाँ पे मिलेगी समझ लीजिए वही होता है आपका इमेज फॉर्मेशन। आप ये देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में मैंने ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट रखा है, पीछे रखा है। तो जो इमेज फॉर्म हुई कहाँ फॉर्म हुई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में, और छोटी इमेज फॉर्म हुई है। उसी तरह देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आ भी सकता है, अलग अलग केसेस होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा है और दिखाया कि इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक चीज़ में इंपॉर्टेंट ये है कनकेव मिरर में कि जो इमेज होती है वो बड़ी भी बन सकती है, देखिए बड़ी बन रही है, छोटी भी बन सकती है, ये सर रियल है मतलब कि वाकई बन रही है, और ये वर्चुअली बन सकती है ना, और इन्वर्टेड भी बन सकती है और इरेक्ट भी बन सकती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ इरेक्ट है और यहाँ इन्वर्टेड है। तो इमेज हर तरह की बनेगी यहाँ पर कनकेव मिरर में। इसमें रियल भी बन सकती है, किसी पॉइंट पे इन्वर्टेड भी बन सकती है, ठीक है, स्मॉल भी बन सकती है, लार्ज भी बन सकती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होगी वो स्मॉल होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी। तीन चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ी सी पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये लाइट का चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें टॉपिक भी ज़्यादा है और क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा आते हैं, तो इस आराम से समझिए इसको। देखिए कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हमारे जो कार की हेडलाइट होते हैं ना, उसमें यूज़ होता है, टार्च में यूज़ होता है, शेविंग मशीन्स में यूज़ होता है, और जो डेंटिस्ट यूज़ करता है ना वो भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे कहा ना इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो छोटी के लिए क्या करो, जो पीछे रियर व्यू होता है ना शीशा, ताकि जो बड़े ट्रक भी है वो भी इसमें समा के दिखने लगे, तो इसलिए इसमें। और जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें भी ये यूज़ करते हैं। देखिए मैंने कहा इमेज हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी और सीधी बनती है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कहलाता है। देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मीडियम क्या है यहाँ पर? कोई ग्लास हो सकता है, यहाँ कोई एयर हो सकता है, कोई पानी हो सकता है, उसे बोलते हैं मीडियम। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए लाइट आ रही थी
उसके बाद ये अपना पाथ ये था सीधे पाथ, लेकिन पाथ क्या हुआ, चेंज कर दिया इसने, पाथ में इसका चेंज हो गया। तो जब पाथ में चेंज हो गया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जब उसके पाथ में चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसे, रिफ्रैक्शन। इस रे को बोलेंगे वही इंसिडेंट रे, इस रे को बोलेंगे वही रिफ्रैक्टेड रे। आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वही पहला लॉ तो वही सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरा है एक स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 और N1 क्या है बताएंगे। अभी ये ध्यान रखिए कि साइन आई मतलब कि इंसिडेंट एंगल और आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो होता है N2 अपॉन N1। मतलब लाइट जहाँ जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जहाँ लाइट जा रही है और जहाँ से आ रही है उसका डिवाइड, देखो जहाँ जा रही है N2 हो गया और जहाँ से आ रही है N1 हो गया, तो N2 अपॉन N1 ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। ओके फ्रेंड्स, ये दो ला ध्यान रखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये टर्म आते हैं, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं सघन मध्यम और विरल मध्यम। तो डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे प्रकाश की गति कम होती है, उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। या फिर कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। अभी बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तब सब समझ में आ जाएगा आपको। और रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश की गति ज़्यादा होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यही एक कारण है, अब कहते हैं आखिर रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। तो रिफ्रैक्शन का कारण यही है कि प्रकाश की जो गति होती है वो किसी मीडियम में ज़्यादा होती है, किसी मीडियम में कम होती है। तो यही एक कारण है रिफ्रैक्शन का। ये देखिए फ्रेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम का, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। कि हवा में स्पीड ऑफ लाइट क्या है और जिस मटेरियल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि देखिए अगर एयर का ही निकालेंगे तो यहाँ पे एयर ही रखेंगे तो एयर डिवाइड हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 या उससे बड़ा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल में एयर से तो कम ही होगी। अगर ये चीज़ कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज़ 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी। तो अब आप समझ में आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए अगर प्रकाश की गति कम है, सपोज करिए यहाँ पर देखिए प्रकाश की गति कम है, यहाँ पर प्रकाश की गति कम है, अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए मैं कहा था कि n क्या है, हाई। और अगर प्रकाश की गति ज़्यादा है, सपोज करिए ये चीज़ ज़्यादा है तो ये चीज़ क्या होगी, कम। तो तभी मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया है। देखिए वैक्यूम का 1 होता है एग्जैक्टली, एयर का लगभग 1.003 होता है। इसी तरह वाटर का दिखाया है, ऑयल, ग्लास, डायमंड। अभी गौर करेंगे कि वाटर और ग्लास को आप देखिए तो सबसे डेंसर कौन है, ग्लास। ग्लास पानी से डेंसर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है। पहले ग्लास है, पानी है, फिर तेल है, फिर ग्लास है, फिर डायमंड है। तो सबसे ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 सबसे ज़्यादा डेंसर तो यही है। उसके बाद डेंसर ग्लास है। अगर डेंसर कहें कौन है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंसर है, मैं बताया था ना। अभी देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा डेंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ है सबसे ज़्यादा डेंसर डायमंड है, फिर ग्लास है, फिर ऑयल है, फिर वाटर है। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स, मैं दो केस दिखाए हैं। देखिए लाइट यहाँ कहाँ है, लाइट यहाँ है डेंसर मीडियम में और ये रेयर मीडियम में। तो लाइट आ कहाँ से रही है, लाइट आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो ध्यान रखिए जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। आप गौर करेंगे ये नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही है ना। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी, देखिए एयर से ग्लास में आ रही तो हमेशा नॉर्मल के पास आएगी। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके,
ये देखिए फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने कभी गौर किया है कि देखिए यहाँ पर जब पानी में आप अपनी पेंसिल डालते हैं तो जैसे लगता है पेंसिल मुड़ी हुई है, ये रिफ्रैक्शन का कारण है। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि कोई चीज़ जब पानी में डालता है तो बेंड दिखती है, तो उसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। देखिए ये है बेसिकली। एक्चुअली हो क्या रहा है, समझिए बात को। देखिए ये पॉइंट पे क्या है, यहाँ पानी है, यहाँ हवा है, तो लाइट कहाँ आ रही है? डेंसर से रेयरर। अगर इसको हम नॉर्मल मान लें, अगर इसको हम नॉर्मल मान लें तो क्या होगा? लाइट कहाँ से आ रही है? डेंसर से रेयरर, तो हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगी यूँ। तो इसीलिए देखो, और लाइट हमेशा चलती है सीधे, तो हमें दिखेगा कि ये लाइट क्या है, यहाँ से आ रही है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ ये पेंसिल पड़ी है सपोज करिए, ठीक है। अब क्या होगा, आप सपोज करो यहाँ से देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि लाइट ऐसे आई, यूँ भागी कि डेंसर से रेड मीडियम जा रही है, तो आपको लगेगा कि यार पेंसिल तो यहाँ है, इसका टिप यहाँ है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन टिप क्या होगा? यहाँ है, तो इसलिए ये ऐसे दिखेगी पेंसिल आपको, यूँ ये पोजीशन दिखेगी पेंसिल आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो इसलिए पेंसिल और टेढ़ी दिखेगी आपको। उसी तरह कोई भी चीज़ आपने गौर किया होगा, जब मग्घा आप नहाते समय पानी में डालते हो तो लगता है मग्घा थोड़ा ऊंचा है, लेकिन एक्चुअली होता है डीप है। तो कोई चीज़ हमें लगती है कि थोड़ा सा ऊंची है, लेकिन वो होती डीप है, वो इसी रिफ्रैक्शन के कारण ही होती है। ये देखिए लाइट डेंसर से रेड मीडियम आ रही, तो लगता है कि यहाँ पर आ रही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए लेंस के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। हिंदी बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस, और कनकेव को बोलते हैं अवतल लेंस। देखिए जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट होती है वो ये कन्वर्ज करता है ना, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है ये डाइवर्ज करता है यूँ। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर भाग रही लाइट, और जब इसमें क्या होती है, पास भागती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। देखिए उल्टा होता है, वहाँ पे क्या था, कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग था, यहाँ पर उल्टा है। देखिए कन्वेक्स मिरर जो यूज होता है वो आई लेंस में इस्तेमाल होता है, जो आई लेंस जो हमारा नेचुरल आई लेंस है वो इसी कन्वेक्स लेंस का होता है, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है और टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। जो आपका कनकेव लेंस है वो डोर होल लेंस, आप घर में जब डोर होल देखते हैं ना, बाहर कौन खड़ा है, तो उसमें यही इस्तेमाल होता है। और स्पेक्टिकल्स में जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, दूरबीन में इस्तेमाल होता है, और टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था मिरर में कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो उसकी इमेज जो होती है हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है और सीधी बनती है हमेशा। उसी वही केस बिल्कुल यहाँ भी है, यहाँ कनकेव लेंस में वो केस है कि इमेज जो बनेगी हमेशा छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं दिखाया हूँ कि जैसे वहाँ पर सब टर्म थे वही यहाँ देखिए जैसे सपोज कन्वेक्स लेंस है, जब पैरेलल लाइट आती है ना तो कहाँ, जैसे ये सब पैरेलल लाइट आ रही हैं, तो जब पैरेलल लाइट आती है तो कहाँ की मिलती है, ये जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे हम बोलते हैं फोकस। जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे हम बोलते हैं फोकस। और जो ये कन्वर्जिंग लेंस का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो ये होता है डिस्टेंस, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? फोकल लेंथ। और देखिए ऑप्टिकल और फोकस से जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इसमें इमेज बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा ना आप, तो ध्यान रखिएगा पहला जो लाइट है पहले ले जाएगा फोकस से और दूसरी लाइट को ले जाएगा ऑप्टिकल लेंस से। तो जहां ये दोनों टकराए हैं वहीं समझ ली इमेज फॉर्म हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक केस दिखाया हुआ है कन्वेक्स लेंस में और कनकेव में कैसी इमेज फॉर्म होती है। कनकेव में तो ध्यान रखिए हमेशा जो इमेज होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी, स्मॉल, वर्चुअल होगी। देखिए वर्चुअल मतलब कि एक्चुअल में नहीं मिल रहे हैं। वर्चुअल मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, वो कहीं मानते हैं कि हाँ मिल जाएगी। और जो इमेज होती है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस के सामने बनती है। और देखिए जो इसमें होता है ना कन्वेक्स लेंस में, उसमें इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, सीधी बन सकती है और इन्वर्टेड भी बन सकती है। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर सी पे रखा जाए, सी मतलब क्या है? फोकस का दुगना। सी पे रखा जाए तो जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है। सी मतलब कह सकते हैं आप 2f, यहाँ पे कह सकते हैं 2f मतलब फोकल लेंथ का दुगना। तो जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा जाए तो इमेज भी 2f भी बनती है। देखिए यहाँ पर कई केसेस है। देखिए
अगर पैरेलल लाते हैं तो क्या इमेज कहाँ बनेगी, फोकल पे आके, फोकल लेंथ पे आके बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब कि लाइट क्या हो रही, बहुत दूर से पैरेलल आ रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी। उसी तरह देखिए यहाँ पर सब केसेस हैं। आपको जब भी कोई केस बनाना हो याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से बना सकते हैं। देखिए ऐसे बनाइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये एफ मान लीजिए, ये 2f मान लीजिए, ठीक है, ये एफ, ये 2f। तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी रखिए। तो सपोज करिए मैं यहाँ रखता हूँ, तो हमेशा पहली लाइट जो ले जाइए वो फोकल लेंथ से ले जाइए पैरेलल, और दूसरी लाइट को यहाँ ले जाइए, तो हमेशा देखिए यहाँ टकराए ना, इमेज यहाँ बन जाएगी। ऐसे सिंपल तरीके से आप कहीं भी रख के बना सकते हैं अपने आप से, बस थोड़ा सा बराबर रखिएगा चीज़ों को। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, आप चश्मा लगाते हैं ना, कहते हो कि इसका इतना पावर है, इसका इतना पावर है, तो वही होता है पावर। कितना पावर मतलब है कि कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, कितनी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, उसे बोलते हैं पावर। ये इंपॉर्टेंट है कि पावर की यूनिट होती है डायोप्टर होती है। कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव माना जाता है, कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था जब लाइट डेंसर से मीडियम, रेडियल मीडियम में जाती है तो हमेशा नॉर्मल से दूर भागती है। देखिए डेंसर से रेडियल, नॉर्मल से तो दूर भाग रही है। अगर आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं, सपोज करिए आप ये और बढ़ाए तो ये और भागेगा, और बढ़ाए तो और भागेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा। देखिए इस केस में क्या हुआ, ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो ये ऐसे हो गया, दूर भागते 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 क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस केस को ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसे, आईसी क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 हो। और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, मतलब इस केस में देखिए और ज़्यादा कर दिया, मतलब कोई यहाँ से और ज़्यादा कर दिया, तो ये क्या होगी, वापस आ जाएगी। मतलब इस केस में क्या था, ऐसे थी और ज़्यादा बढ़ा दिया तो वापस आ जाएगी। तो इसी केस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी देखिए रिफ्लेक्शन बन गया, क्या बन गया, रिफ्लेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यह इसका इस्तेमाल बहुत पूछता है एग्जाम में। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना फ्रेंड्स, जो हम लोग टेलीफोन लाइन्स यूज़ करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, वो सब वो ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल होता है। कभी आपने गौर किया, जब गर्मी होती है फ्रेंड्स, आपको जब बाइक चला रहे होते हैं तो आगे जब सड़क होता है पानी है, वो बेसिकली क्या है, वो मिरेज बोलते हैं उसे, मिरेज। वो जो मिरेज होता है वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। और लूमिंग क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कभी कभी ठंड में ये मिरेज होता है, गर्मी में होता है, समर में। और जो लूमिंग होता है वो ठंड में होता है, किस में होता है, कोल्ड में, विंटर में। ठीक है, जैसे मान लो कोई जहाज आ रही है तो आपको लगता है कि यार जहाज तो आसमान में है, तो वो इसी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, आप ही गौर करेंगे, गर्मी में होता क्या है ना, नीचे की जो हवा होती है वो गर्म होती है, गर्म से क्या वो रेयर बन जाती है, और जो ऊपर की हवा होती है वो ठंडी होती है, ऊपर का मीडियम ठंडा होता है, तो डेंसर होता है। तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, जानते हैं नॉर्मल से दूर भागती है, तो वो क्या हुआ, यहाँ पर TIR आता है, तो ऐसे आती है और फिर डेंसर मीडियम चली जाती है। तो इसीलिए हम लोग को दिखता है कि यहाँ पर जो है वो इसकी इमेज यहाँ दिखती है तो लगता है कि पानी है, इसलिए यही कारण है इसका। ओके फ्रेंड्स, देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो एटमॉस्फेयर में भी होता है। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो कण होते हैं ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। कभी आपने गौर किया, जो स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है वो इसी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। जो स्टार होता है वो में एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वो इसी वजह से ही दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। तो एग्जाम में इतना ही पूछेगा आपसे। और कभी आप गौर करेंगे, जब सन निकल रहा होता है 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, वो किस वजह से दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखता है। 2 मिनट पहले ही वो दिखता है कि डूब गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। जब किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से ले आते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, 7 रंगों में। उसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, उसे बोलते हैं हम लोग विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप ये गौर करेंगे एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है वायलेट कलर, और सबसे कम कौन कर रहा है, रेड कलर। ये देखिए मैंने एक्चुअल दिखाया है कि ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। आपने कभी गौर किया होगा, बारिश के बाद जो इंद्रधनुष बनता है ना, रेनबो, वो इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। 7 रंग जो बन जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हर लाइट की अपनी अलग वेवलेंथ होती है।
फ्रेंड्स कभी एग्जाम में पूछता है कि आपका आसमान नीला क्यों होता है। ये देखिए यहाँ पर क्यों आसमान नीला होता है। आपने कभी गौर किया कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है। सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वायलेट की होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है रेड की होती है। तो होता है कि जो स्कैटरिंग उसी की ज़्यादा होती है जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो इसलिए आसमान में सूरज की तो सब लाइट आती है, वाइट लाइट, लेकिन आसमान में जो स्कैटरिंग होती है सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट की होती है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड, माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप को जो इन्वेंट किया था वो क्या था, जेचरियस जेनसन ने 1590 में। और ये छोटी वस्तुओं को देखने में इस्तेमाल होता है, जो सेल्स हो गए, छोटी छोटी बायोलॉजी में छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप क्या होता है, जो बहुत ही दूर की चीज़ होती है ना उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो देखिए दो है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हैंस लिपर्शी ने 1606 में पहले ही से इसका आविष्कार कर लिया था, लेकिन रिटर्न में क्या है, गैलीलियो 1609 में आविष्कार किया है। लेकिन ध्यान है कि एक्चुअल में जो आविष्कार किया था वो हैंस लिपर्शी ने किया था